कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 48 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इसमें एडजस्टमेंट्स हैं और मैंने लास्ट क्लास में आपको एडजस्टमेंट्स काफ़ी सारी समझाई थी। तो उसके बाद अब हम ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमारे को 2 एडजस्टमेंट दी हुई हैं तो अभी जब आएंगी तब हम उसको डिस्कस करते हैं। और एक आधी चीज़ इसमें और भी सीखेंगे। इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है लेकिन एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ। मतलब कि हमें फिक्स्ड एसेट की या मशीनरी की या टेंजिबल एसेट्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, बट हाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें सीख लेंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर एडजस्टमेंट में नहीं होता तो कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। तो हम पहले लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारा हो गया पहला। फिर थोड़ा ज़्यादा स्पेस देखें, हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हमारा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं सब, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, और लास्ट में यहाँ पे लास्ट में आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे प्लस में लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, और उसके ऊपर हमारा आएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज, वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हम सबसे पहले यही देखते हैं, यही लिख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है क्वेश्चन में। तो 2014 में 60,000 है और 2015 में 90,000 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन हमने थोड़ा ऊपर नज़र मारी तो करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट भी प्लस करते हैं, ओपनिंग वाली ओपनिंग में प्लस कर देंगे, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60, करंट इन्वेस्टमेंट 60,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000, मतलब 1,20,000। मतलब कि मैं ओपनिंग कैश के आगे कितना लिख दूंगा, 1,20,000। ठीक है जी, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे कितना लिख दूंगा, 50 प्लस 90, 1,40,000। हाँ जी हिमांशु बड़ी जल्दी आ गए, आज 6:30 बजे क्लास रखी थी। सर कहीं बाहर था सर, अभी भी आया हूँ। अच्छा ठीक है जी, ओपनिंग आ गया 1,20,000, क्लोजिंग आ गया 1,40,000। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20,000। मतलब जो हमारा आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 20,000। तो यहाँ लिख देंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट। मतलब कि हमारा जो आंसर आने वाला है सर कितना आने क्वेश्चन वाला नंबर है, कौन सा है? 20,000। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है जी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट आ गया 20,000, 20,000 रुपये। अब अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब सीधा एनपीबीटी सीधा नहीं आ जाएगा, उसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग नोट और लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपने एग्जाम में सब कुछ फुल लिखना है, कैलकुलेशन पूरा लिखना है, ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पूरा लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लेते हैं, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सरप्लस कितना है, पहले तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ऊपर देखा हमने, उसके आगे 1 लिखा हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स में। नीचे आए तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिंगल लिखा हुआ है सरप्लस। 50,000 माइनस का लिखा है पिछले साल में और इस साल में 2 लाख का प्लस में लिखा है। तो कितना लिखूँ मैं यहाँ पे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब कि मैं अगर लिखूँ 2 लाख माइनस और फिर माइनस का ओपनिंग सरप्लस है 50,000, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। मेरी बात समझे क्या करा मैंने, क्लोजिंग सरप्लस ये दो सर लाख 2.5 लाख आ गया। हाँ क्लोजिंग सरप्लस 2 लाख रुपए है।
फिर यहाँ पे बीच में साइन माइनस का है, तो मैं अगर माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर ओपनिंग सरप्लस माइनस 50,000 तो माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो 50,000 प्लस करूंगा तो 2 लाख प्लस 50,000 कितना हो जाएगा, 2,50,000। ये तो बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें मैंने कुछ अलग सा नहीं करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है जी। तो 2,50,000 आ गया। और कुछ भी देखो, जो मैंने, आपने ना इसमें आइटम्स याद रखनी है, जो मैंने आइटम्स बताई हुई थी कि इनमें क्या क्या प्लस या माइनस होता है, वो ढूंढनी है आपको। तो आपको कोई दिख रही है ऐसी आइटम जो इसमें प्लस या माइनस हो? तो मेरे को ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे 4 नंबर लिखा है, और 4 नंबर का नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है। अब मैं पीछे एडजस्टमेंट देख लूँ, एडजस्टमेंट में टैक्स की एडजस्टमेंट दे रखी है और डिवेंचर की दे रखी है। तो डिवेंचर का तो इंटरेस्ट होता है, तो वो तो इंटरेस्ट का तो यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन हमें टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। तो मैंने आपको कहा है जब भी टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ जाएगी तो हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का लेजर बन जाएगा। तो यहाँ हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स सर। इसमें अकाउंट। डेट भी डालनी होती है? नहीं, डेट कौन सी डालोगे, इसमें डेट नहीं डालनी होती, ठीक है जी। तो इसमें बाय बैलेंस बीडी और यहाँ टू बैलेंस सीडी। अब बीडी कितना है, जरा बीडी पे नजर मारते हैं। 90,000। हाँ जी, कितना कह रहे हैं? बीडी है 90,000 सर। 90,000, 90,000 ओपनिंग बैलेंस। और क्लोजिंग कितना है? 70,000। 70,000। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट जो दी हुई है उसमें एडजस्टमेंट क्या लिखा है, मेड लिखा है या पेड लिखा है? सर पेड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स 70,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो पेड दे रखा है, यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं? डेबिट साइड लिखेंगे सर, टू बैंक। डेबिट साइड, क्योंकि हमने ये पे करा है तो इस तरफ आएगा टू बैंक अकाउंट। कितना पे करा है? 70,000, 70,000। अब इधर बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, यहाँ आएगा 1,40,000, यहाँ लिखेंगे 1,40,000, तो ये कितना आ जाएगा 50,000। ये क्या आ जाएगा, बाय एसपीएल, बाय एसपीएल। ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। और अब मैंने आपको बताया था कि जब हम लेजर बनाते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग बेकार हो जाते हैं, फिर ये दो चीज़ें जाएंगी जहाँ जाएंगी। तो मुझे बताओ यहाँ प्लस कितना करूँ मैं, प्रोविजन 50,000। फॉर टैक्स कितना प्लस करूँ, प्रोविजन फॉर 50,000। टैक्स, ये वाला मेड, इसको कहते हैं मेड, जो हमने इस साल बनाया है, तो वो है 50,000। तो 50,000 क्या कर दूँ मैं, प्लस कर दूँ। अब कुछ और भी ऐसी चीज़ है जो प्लस करनी है, जो मैंने चीज़ें लिखवाई थी, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, नहीं दे रखा। और क्या ऐड करवाने को बोला था यहाँ पे मैंने, अदर रिजर्व्स। रिजर्व, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या आ गया, सर गुडविल। गुडविल यहाँ लिखवाई थी मैंने, जरा बताना जरा। सर नहीं, मैं वो कह रहा हूँ नेट प्रॉफिट ऐड हो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 3 लाख रुपए। कहाँ लिख दूं इसको, यहाँ लिख दूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 3 लाख रुपीज, ठीक। और ये टैक्स पेड कहाँ आएगा, साथ साथ लिखते रहेंगे 70,000 टैक्स पेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे आएगा, तो यही लिख देते हैं यहाँ पर टैक्स पेड, क्योंकि फिर बाद में भूल जाएंगे, इसलिए पहले ही लिख दो, तभी तो फॉर्मेट पहले बनवा रहा हूँ। 70,000 पहले लिख दो, ये सबसे नीचे आता है तो हमने पहले लिख दिया यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब आएगा तब देखेंगे, अभी हमें नहीं पता कितना आएगा, पर यहाँ सीधा अमाउंट लिख देंगे, बाकी अमाउंट यहाँ आएंगे, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, एक एडजस्टमेंट भी खत्म हो गई हमारी और लेजर भी बन गया और हमने एनपीबीटी भी निकाल दिया। अब दूसरी एडजस्टमेंट भी देख लें, या जब उसकी बारी आएगी तब देखें। 12% डिबेंचर है, जब डिबेंचर पर आएंगे ना नीचे, डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखा है 12% डिबेंचर, तब देखते हैं उसको। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या सुनो, एक हम तरीका अपना लेते हैं, पहले हम एडजस्टमेंट्स खत्म करेंगे, तो चलो पहले एडजस्टमेंट ही देखते हैं। पीछे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखी है। कह रहे 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। देखो क्या डिबेंचर कम हो रहे हैं, पक्की बात है कम हो रहे होंगे क्योंकि रिडीम वर्ड लिखा है। अब जरा देखते हैं डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे 2 नंबर लिखा है, तो नोट नंबर 2 में हम नीचे गए, तो नोट नंबर 2 में लिखा है 12% डिबेंचर्स 5 लाख थे पिछले साल, इस साल 4.5 लाख के हैं, तो मतलब हमने 50,000 के डिबेंचर रिडीम कर दिए। तो 50,000 के डिबेंचर रिडीम करें तो पहले तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री कर दो। तो यहाँ हम क्या कर दें, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब हमने डिबेंचर रिडीम करे होंगे 50,000 रुपये के, तो कैश आया होगा या गया होगा,
सर कैश आया होगा, शाबाश। सॉरी गया होगा सर, पैसे वापस दिए होंगे। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है कि अपने पैसे वापस करें, तो 50,000 का रिडम्पशन का क्या होएगा, आउटफ्लो होगा कैश का, तो हमने 50,000 रिडम्पशन के यहाँ लिख दिए। ठीक है, अभी आपको अगर याद हो आप लोगों को, जब मैंने क्वेश्चन कराया था विदाउट एडजस्टमेंट, जब हमने कैश फ्लो का पहला क्वेश्चन करा था, उसमें मैंने आपको कहा था अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट के आगे या किसी डिबेंचर के आगे या किसी लोन के आगे परसेंटेज दे दी तो आपको फिर इंटरेस्ट भी लेना है। तो मैंने आपको कहा था अगर क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा हो कि भाई ये 50,000 के डिबेंचर कब रिडीम हुए हैं, तो मैंने आपको कहा था साल के शुरुआत में भी रिडीम हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, हमें क्या पता, हमें तो एजम्पशन में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एजम्पशन नहीं लेनी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डिबेंचर कब रिडीम हुए हैं, 31 मार्च 2015 को हुए हैं। इसका मतलब कि साल के एंड में रिडीम हुए हैं। इसका मतलब पूरे साल कितने डिबेंचर चले होंगे, 5 लाख के या 4.5 लाख के? 5 लाख। तो फिर हमें इंटरेस्ट भी कितने पे देना चाहिए, 5 लाख पे कि पूरे 4.5 लाख 5 लाख पे? पे। 5 लाख पे। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, जरा 5 लाख का 12% निकालो, कितना आएगा? 60,000। इंटरेस्ट पेड यहाँ माइनस कर देंगे और कहाँ प्लस कर देंगे? ऑपरेटिंग नेट एनबीटी। यहाँ पे हम प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। मेरी बात समझ गए? इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि हमने डिबेंचर कब रिडीम करें हैं, तो इसलिए तब हम नहीं एज्यूम करेंगे कि सर साल के एंड में रिडीम करे होंगे या साल के शुरुआत में रिडीम करे होंगे। जब क्वेश्चन में दे ही दिया तब हम क्यों एज्यूम करेंगे? क्वेश्चन में नहीं दिया होता तब हमें एजम्पशन लेनी होती कि भाई साल के शुरुआत में ही रिडीम कर दिए होंगे या साल के एंड में रिडीम करे होंगे, तो इतना इंटरेस्ट बनेगा, तो उस हिसाब से यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एडजस्टमेंट्स भी खत्म हो गई। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल बन गया, पहले जैसा, जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन करें विदाउट एडजस्टमेंट वाले। ऊपर से शुरू करेंगे और करते हुए नीचे चले आएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल। पिछले साल 4 लाख था, इस साल 5 लाख हो गया, तो किधर आएगा? फाइनेंसिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। कितने रुपए? 1 लाख रुपए प्लस में। ठीक है जी, क्योंकि कैश आया होगा। उसके बाद अगला दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि हमने कर लिया है। उसके बाद दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो भी हमने कर लिया है सर। उसके बाद दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और इसके आगे लिखा हुआ है 3 पे नीचे आए तो लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अब आपको देख के लग रहा होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ है, और सर ने कहा है कि करंट लायबिलिटी सारी कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग में। यही बोला है ना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स किसके अंदर लिखी हुई है? करंट लायबिलिटी के अंदर लिखी हुई है। और करंट लायबिलिटी मैंने क्या बताया, ऑपरेटिंग में जाता है, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट। तो यहाँ एक एक्सेप्शन है, इसको अपने रजिस्टर में सर कहीं पैसे आए होंगे बैंक ओवरड्राफ्ट के वजह से। तो इसमें ना आप ये बात नोट कर लो कि ये एक लौती ऐसी करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द ओनली करंट लायबिलिटी विच इंक्लूड्स इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड नॉट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये एक इकलौती ऐसी मतलब वो करंट लायबिलिटी है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है, क्योंकि ये भी तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी ना अगर आप ध्यान से सोचो तो एक तरीके का लोन ही तो हो गया कि हमने बैंक से उधार ले रखा है। हमने बैंक से उधार ले रखा है, ये भी तो एक तरीके का लोन ही हो गया ना। तो लोन वगैरह सारे कहाँ जाते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं। तो इसलिए अब आप इसको ध्यान से समझना। बैंक ओवरड्राफ्ट नीचे लिखा है 3 नंबर में। पिछले साल हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट था 50,000 का, अब है 1,50,000 का। मतलब पिछले साल हमने बैंक के 50,000 देने थे, इस साल 1,50,000 देने हैं। तो हमने क्या करा होगा? ओवरड्राफ्ट लिया होगा और लिया होगा कैश। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 1 लाख की वैल्यू आने वाली है वो प्लस में आने वाली है, क्योंकि कैश का इनफ्लो हुआ होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपए, क्योंकि कैश और आया होगा हमारे पास। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो हमने सब कर लिया है, सारी चीज़ें उसमें यहाँ वाली भी लिख ली और पीछे हमने एनपीबीटी वाली भी कर ली थी। तो ये भी हमारा हो गया है। अब हम आते हैं एसेट साइड में।
अब एसेट साइड में सबसे ध्यान से देखना, टेंजिबल एसेट लिखा है फिक्स एसेट के नीचे, उसके नीचे 5 नंबर दिया हुआ है। तो हम सीधा 5 नंबर में आए तो हमारे को ना पहले मशीनरी दी हुई है कि पिछले साल तो 8,21,000 की थी और अब 12,03,000 की है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल 1,01,000 रुपये था और अब 2,00,000 रुपये है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली मैंने अभी तक आपको एडजस्टमेंट कराई नहीं, बड़ी एडजस्टमेंट है ही नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग देखो एडजस्टमेंट में कुछ कह रहा है क्या कि हमने कोई मशीन थी हमारी इतने की कॉस्टिंग थी, उस पर आज तक इतना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा था और हमने इतने की बेच दी, ऐसा कुछ लगा है? नहीं लिखा कुछ भी। तो ये कोई एडजस्टमेंट थोड़ी है। लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा हुआ है ना जैसे बैलेंस शीट में, तो इसका क्या करेंगे ज़रा समझो। तो आप पहले मशीनरी का अलग ट्रीटमेंट करोगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग ट्रीटमेंट करोगे, जब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो एडजस्टमेंट में टेंजिबल एसेट्स मशीनरी वगैरह के लिए कुछ नहीं लिखा ना, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई लेजर भी नहीं बनाना पड़ेगा हमें क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। तो इसमें पहले आप मशीनरी को देखो। मशीनरी पिछले साल आपकी 8,21,000 रुपये की थी और अब 12,03,000 रुपये की हो गई है। तो क्या हुआ होगा इसका मतलब बताओ ज़रा। सर हमने मशीनरी परचेज करी होगी और पैसे गए होंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग में। तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है जी, परचेज ऑफ मशीनरी। ज़रा इसका अमाउंट निकालें ज़रा, कितना आएगा? 8,21,000, 9,21,000, 3,82,000, 3,82,000। 3,82,000 पक्का? करके देख लिया आपने? आपके बोलने पर लिख रहा हूँ मैं। 3,82,000 रुपीज़। ठीक है जी, 21 में से 3 गए 18। ठीक है, 3,82,000 रुपीज़ आ गया नेगेटिव में, क्योंकि परचेज करिए ना मशीन तो कैश गया होगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग ट्रीटमेंट होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप मुझे बताओ इस साल कितना लगा, मतलब डेप्रिसिएशन इस साल कितना लगा? पिछले साल तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारी बुक्स में अभी तक लग चुका था 1,01,000 का, इस साल वो बढ़ के 2,00,000 हो गया। इसका मतलब इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? 99,000 रुपीज़। 99,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने 11th में मुझे याद है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसी को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को याद होगा अगर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है कि भाई हमारे पास जो मशीनरी रखी हुई है 8,21,000 की, उस पर आज तक 1,01,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि भाई 2015 में क्या लिखा है कि अगर हमारे पास 12,03,000 रुपये की मशीनरी है तो उस पर आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 2,00,000 लग चुका है। तो पिछले साल 1,01,000 था, इस साल 2,00,000 लग चुका है। तो टोटल आप देखो तो इस साल कितना लगा होगा? 99,000 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस डेप्रिसिएशन कितना? 90। सर प्लस माइनस करके नहीं लिख सकते? 9,000। हाँ लिख सकते हो, मैं ऐसे, आप ऐसे प्लस माइनस वो ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे जैसे माइनस करा मैंने, मतलब कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन आ गया 99,000 प्लस में, तो मैंने प्लस में लिख दिया है। उसके बाद टेंजिबल एसेट्स का देखो कितना आसान था। कई स्टूडेंट क्या कर देते हैं, अभी मैं आपको बता भी रहा हूँ ना, आप में से भी देखना क्या करोगे कि वहाँ गलती करके आओगे। आप लोग 7,20,000 और 10,03,000 को ले लोगे। हमें लेना किसको है? 8,21,000 और 12,03,000 को, और 1,01,000 और 2,00,000 को अलग अलग ट्रीट करना है इनको। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर 7,20,000 की मशीन थी, फिर 10,03,000 की हो गई, तो हम तो इसी को कराए। ऐसे नहीं करना, आपने उनको अलग अलग देखना है। आई होप आप सही करोगे, एग्जाम में गलती नहीं करनी। उसके बाद आ गया इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं उसको अगर आप देखो तो 6 नंबर लिखा हुआ है उसके आगे। तो 6 नंबर में गुडविल है, पिछले साल 30,000 की थी, इस साल 20,000 की है। तो ये क्या हुआ है? गुडविल सोल्ड या गुडविल रिटर्न ऑफ? सर रिटर्न ऑफ। गुडविल वेरी रिटर्न गुड। ऑफ। गुडविल सोल्ड नहीं होती। गुडविल सोल्ड पता है कब होती है? जब आप पूरा का पूरा बिजनेस बेच देते हो। तो बिजनेस तो बेचा नहीं है, काम तो कर ही रहा है वो। तो रिजोल्यूशन इसलिए होती है। अगर ये 30,000 से 40,000 हो गई होती तब तो क्या, तब कहाँ आता ये? अगर अभी एक एग्जांपल रख रहा हूँ, अगर 30,000 से 40,000 हो गई होती फिर क्या करते? अच्छा अभी क्या करेंगे? 30,000 से 20,000 हो गई, अभी क्या करेंगे अभी बताओ। सर अभी हाँ, प्लस कर देंगे कहाँ पे? ऑपरेटिंग में। यहाँ लिख देंगे गुडविल
रिटर्न ऑफ 10,000 रुपये प्लस में लिख दिए मैंने। अगर ये 30,000 से 40,000 हो गई होती तो क्या करता मैं? इन्वेस्टिंग में लिखते सर, परचेज ऑफ वेरी गुडविल। गुड। अगर पैसे गए 30,000 से होते। 40,000 हुई है, इसका मतलब मैंने और खरीदी है, कहीं किसी और का बिजनेस खरीदा होगा या कुछ करा होगा, उससे मेरे को गुडविल आई है मेरे पास, तो फिर मैं करूंगा परचेज, यहाँ लिखूंगा परचेज ऑफ गुडविल, और फिर मैं 10,000 रुपये माइनस में लिख देता अगर 30,000 से 40,000 हो गई होती तो। लेकिन जब कम होती है तो हम ये नहीं कहते गुडविल सोल्ड कि भाई गुडविल सोल्ड यहाँ लिख दे और प्लस में लिख दे, नहीं, फिर वो गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाती है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। गुडविल भी हो गया। उसके बाद हम आते हैं करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, 75,000 से 1,00,000 हो गई तो क्या हुआ ये? यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की परचेज करी है? 25,000 की। तो मैं इसको नेगेटिव में लिख रहा हूँ क्योंकि हमने परचेज करी है तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। उसके बाद हम आते हैं करंट एसेट पे। तो करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट तो हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चली गई थी, और एक ही करंट एसेट बची हमारी इन्वेंट्री। पिछले साल 45,000 की थी, इस साल 1,07,000 रुपये की है। तो क्या करूं, प्लस या माइनस? बताएं ज़रा। सर माइनस। वेरी गुड। लिखूंगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है जी। कितने रुपए आएगा ज़रा एक बार देखना। 55 और 7 62,000 माइनस में आएगा। बस अब कुछ और बचा है क्या क्वेश्चन में? ज़रा देख लो, नज़र मार लो, कहीं लग रहा हो कि सर ये रह गया या कुछ और रह गया। ऐसा कुछ नहीं है ना, मेरे ख्याल सब हो गया है। तो अब हम करते हैं इसका टोटल। इन्वेस्टिंग तो देखो नेगेटिव में आ रहा है, कितना? 4,07,000 रुपये। 4,07,000 रुपये नेगेटिव में आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये कितना आ रहा है? 2,00,000 माइनस 1,10,000। ये आ रहा है 2,00,000 माइनस 1,10,000। कितना आ गया? 90,000। यहाँ क्या लिख देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब आते हैं हम इस पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ज़रा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, कितना आएगा? 2 बचा 8 बचा 8 70 29 और 8 29 और 8 37 और 3,37,000 आएगा शायद। 3,37,000 अभी देख लेते हैं। ठीक है, 3,37,000, 4,07,000 और 90,000। तो 3,37,000 और 90,000 कितना हो गया? 4,27,000। और 4,27,000 में 4,07,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20,000 प्लस का आएगा। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक करा है। क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 43 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ इसमें एडजस्टमेंट वाला पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, नोट्स टू अकाउंट्स में नीचे टेंजिबल एसेट्स लिखा है, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है। तो अगर आप देखो, अगर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो हम क्या करेंगे ऊपर, अगर नीचे समझ लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? मशीनरी है 20,00,000, अब 25,00,000 40,000 की हो गई। तो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन जो आपको कराया उसमें बताया क्या करेंगे। और हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,00,000 से 4,00,000 हो गया। क्या करेंगे ये आपको पता है, अगर एडजस्टमेंट ना दी हो तो। पिछले क्वेश्चन में भी हमने सीख लिया ये बात। लेकिन अगर एडजस्टमेंट दे दी तो फिर आपको अब 2 लेजर बनाने पड़ेंगे। एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, यहाँ बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट, ये हमारा मशीनरी का अकाउंट बनेगा। और एक क्या बनेगा हमारा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। क्योंकि मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? क्योंकि आपने 11th में पढ़ा हुआ है।
ठीक है, आप भूल गए होगे कोई बात नहीं, लेकिन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमने दो अकाउंट बनेंगे, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं। तो मशीनरी का तो यहाँ आएगा ओपनिंग, यहाँ आएगा क्लोजिंग, ठीक है, टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस सी डी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यहाँ आएगा बी डी और यहाँ आएगा सी डी, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो एक लायबिलिटी की तरह नेचर होता है उसका, इसलिए उसका बी डी यहाँ आएगा, सी डी यहाँ। अमाउंट लिख लेते हैं, मशीनरी का कितना है 20 लाख और क्लोजिंग कितना है 25,40,000। अब बात करें अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, तो उसका ओपनिंग है 3 लाख और ये है 4 लाख क्लोजिंग। ठीक है जी, पहले तो आप इतना समझो। हाँ जी, हमने ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह बैलेंसेस लिख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एडजस्टमेंट क्या लिखी है, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्या लिखी है, ज़रा सुनना ध्यान से क्या लिखा है। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹48,000 on which accumulated depreciation was 32,000 was sold for 12,000। कह रहे एक मशीन थी जो कि हमको 48,000 की पड़ी थी, जिस पे आज तक डेप्रिसिएशन 32,000 रुपये लग गया था, वो हमने 12,000 की बेच दी है। तो आप ज़रा समझो ध्यान से, कोई मशीन अगर आपने 48,000 की खरीदी थी तो उस पर आज तक 32,000 डेप्रिसिएशन लग गया था, तो वो आपको आज की डेट में कितने की पड़ी 16,000 की, और आपने वो बेच कितने की दी 12,000 की। तो आपको लॉस कितने का हुआ 4,000। कई स्टूडेंट कहते हैं सर 48 की थी 12 की बेच दी 36,000 हो गया। अरे तुमने उसको यूज़ भी तो करा है इतने टाइम, उस पर 32,000 डेप्रिसिएशन भी तो लग गया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 11th में आप लोगों ने करा हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं, अब हम इसको समझ रहे हैं। तो लिखेंगे बाय बैंक, कितने की बेची बाय बैंक 12,000 की बेची। बाय SPL जो आपको लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ 4,000। और उस पे आज तक डेप्रिसिएशन कितना लगा था 32,000। इन तीनों का टोटल जो है ना वो हमेशा 48,000 आना चाहिए। तो क्या आ रहा है क्या? यस सर। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को अगर मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी भी तो डेबिट होएगा फिर। खत्म, क्लियर हो गया आपको? अब देखो ज़रा इसको टोटल कर लो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। इधर का टोटल कितना आएगा 25,88,000। 25,88,000 आ गया, ये आएगा 5,88,000। 5,88,000। और इधर का भी अगर हम करें, यहाँ पर आएगा 4,32,000, यहाँ लिखेंगे 4,32,000, यहाँ आ जाएगा 1,32,000। अब इनको क्या लिखें, ये वाला तो आपको पता है क्या आएगा, ये बैंक अकाउंट मशीनरी इसका मतलब आपने और परचेज करी है ना। और यहाँ क्या लिखूं बाय डेप्रिसिएशन, ये इस साल का डेप्रिसिएशन है जो लगा है, ये क्या हो गया इस साल का डेप्रिसिएशन, जो इस साल डेप्रिसिएशन लगा है 1,32,000 रुपये। क्लियर हुई ये बात? हुई कि नहीं हुई क्लियर? जी सर। अब यस सर। अब कौन सी चीज कहाँ जाएगी जरा जल्दी से देख लेते हैं। ये कहीं नहीं आएंगे, ये कहीं नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो खत्म हो गए, ये नहीं आएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग मैंने आप लोगों को बताया नहीं आते। एक ये भी नहीं आएगा 32,000, क्योंकि ये तो यहाँ और यहाँ आ गए ना, ये तो लेजर में ही आ गए, तो ये भी नहीं आएंगे। अब समझते हैं बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी। ये कहाँ जाएगा 5,88,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये माइनस होएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी रहा हूँ माइनस, समझाने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है। ये वाला कहाँ जाएगा 12,000,
इन्वेस्टिंग में भी इन्वेस्टिंग में आएगा। प्लस जाएगा क्योंकि हमने Yes, ये sir. सेल है, या आप लोग पता नहीं जवाब क्यों नहीं देते, भूल जाते हो। सेल नहीं करी हमने, बैंक नहीं आया, पैसे नहीं आएंगे, इनफ्लो नहीं होगा। इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा सेल ऑफ मशीनरी के नाम से। ये एसपीएल में लॉस हुआ है हमें 4,000 का, ये 4,000 कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग Operating. में प्लस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट वहाँ पर प्लस हो जाती हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं आएगा नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया, तीन चीज़ें, 1 2 3, ये पता चल गया कहाँ जाएंगी। ये कहीं जाना नहीं, ये कहीं जाना नहीं, ये कहीं जाना नहीं। ये आप लोग बताओ कि कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन इस साल का। Operating. ऑपरेटिंग Plus हो में जाएगा. प्लस होएगा। बताओ क्या मुश्किल है इसमें।